बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। डॉलर महंगा तरीन, अहम बैठक, बड़ी अदालत में समाअत, पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी, शहादत का सफर और गेलानी की बरसी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। परवेज इलाही को कोई एजेंसी, इदारा या अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत ने यह हुक्म दिया है। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मामले की इंक्वायरी करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइए क्या तफसीलात हैं, फैसला सामने आया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक के हुक्म पर जो है चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश कर दिया गया, जिस पर अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर रहा करने के अहकाम सादर कर दिए हैं। अदालत ने कहा है कि कोई भी अदारा, एजेंसी या अथॉरिटी चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगा। अदालत इस हवाले से कुछ देर में तहरीरी हुक्म जारी करेगी। अदालत ने यह भी रिमार्क देते हुए कहा कि अदालत इस तमाम मामले की इंक्वायरी करेगी और ये भी इस इंक्वायरी में देखा जाएगा कि अदालती डिवीजन बेंच के हुक्म मुतनाई के खत्म होने के बाद सिंगल बेंच का फैसला जो है वो इन फील्ड आ चुका था, तो ट्रायल अदालत ने चौधरी परवेज इलाही का मजीद जिस्मानी रिमांड क्यों दिया। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर रहा करने के अहकाम सादर किए हैं, जबकि कमरा अदालत में मौजूद चौधरी परवेज इलाही ने बोल न्यूज से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो ये इंसाफ और हक की फतह हुई है, अदलिया इस मुल्क में आज़ाद है और अदलिया से ही हमें तवक्को थी कि वो इस किस्म का फैसला करेगी। चौधरी परवेज इलाही को इस वक्त वकला ने घेर रखा है और मुबारकबाद दी जा रही है और वकला की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में तहरीरी फैसले का इंतजार कर रही है। जो परवेज इलाही के वकला की टीम है उनकी जानब से अदालत को ये खदशा जाहिर किया गया था कि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भारी तादाद में बाहर मौजूद है और किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जाने का खदशा है, जिस पर अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि अभी अदालत जो है तहरीरी हुक्म जारी करेगी कि कोई भी अदारा, एजेंसी या अथॉरिटी जो है चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि सिंगल बेंच का फैसला जो पहले से ही मौजूद है, इस हवाले से अदालत जो है कुछ देर में तहरीरी हुक्म जारी करेगी। जी ठीक, तो लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। और अभी आपको बताएंगे कि रुपया मुल्क की तारीख की पस्त तरीन सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 326 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में आज फिर डॉलर 3 रुपए महंगा हो गया। गुज़श्ता रोज भी डॉलर 323 रुपए की बुलंद तरीन फिक्स सतह पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में भी डॉलर 305 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कीमत में 54 पैसे कमी हुई। गुज़श्ता रोज डॉलर 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कफील अहमद, मजीद का अपडेट से इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर एक बार फिर जो है उसमें इजाफा देखा जा रहा है और जो है इस वक्त हम अगर जब कारोबार का आगाज हुआ तो उस वक्त जो है वो इजाफा था। हम इस वक्त जो है वो 54 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है और 305 रुपए पर जो है वो डॉलर इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो ट्रेड कर रहे हैं इंटरबैंक मार्केट में। तो हम ओपन मार्केट में अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किए गए और 323 से बढ़कर जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 326 रुपए के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तो उसमें जो पहला सेशन है उसके दौरान जो है 53 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किए गए मार्केट और 45,055 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड करेगी। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में डॉलर 326 रुपए का हो चुका है। कफील अहमद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के अरकान शरीक होंगे, जबकि इजलास में हल्का बंदियों के दौरानिये को कम से कम करने पर भी गौर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज आम इंतखाबात की दिए जाने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकील, आगाह कीजिए।
جی دیکھیں، بالکل عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک انتہائی اہم اجلاس آج دن 11 بجے بلایا گیا تھا، جو جی ڈی اے کے وفود کی ملاقات کے باعث جو ہے وہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا ہے، اور اب ذرائع کا بتانا ہے کہ یہ تقریباً 2 بجے اجلاس ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر اس اجلاس کی صدارت کریں گے، اور اس اجلاس میں جو حلقہ بندیوں کا شیڈیول دیا گیا تھا جو 14 دسمبر کو مکمل ہونا تھا، اس میں الیکشن کمیشن کمی کا اعلان کرے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس حوالے سے تجاویز تیار کی گئی ہیں، اور 20 روز جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے شیڈیول میں کمی کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن ممکنہ طور پر آج کے اجلاس میں جو آئندہ عام انتخابات ہیں ان کا شیڈیول بھی جاری کرے گا، اور آئندہ عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک انتہائی اہم اجلاس شیڈیول ہے، جو تقریباً اب ذرائع کا بتانا ہے کہ 2 بجے ہوگا، جس میں الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے شیڈیول میں کمی کا اعلان کرے گا، اور آئندہ عام انتخابات کی حتمی تاریخ اور الیکشن شیڈیول کا اجلاس کا احوال بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ الیکشن اسی سال ہوں گے، انتخابات سے قبل حلقہ بندیاں ہوں گی، الیکشن میں 2-4 مہینے کے التباق کو تاخیر نہیں سمجھتا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ چینی اور آٹے کی اسمگلنگ کے حوالے سے کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، تمام فورسز کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ اس کو روکا جائے۔ نہیں سمجھتا کہ اس سے الیکشن جو ہے وہ متاثر ہونے چاہیے، الیکشن کو ہونا چاہیے، اور الیکشن وقت پہ ہوں گے، جو وقت مقرر کیا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے، اور اس کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے، وہ اناؤنس کریں گے، ہم ان کو اسسٹ کریں گے۔ 2 مہینے 3 مہینے ڈیلے کو میں ڈیلے نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیے، دونوں چیزیں کانسٹیٹیوشنل ہیں، الیکشن بھی اور ڈی لمیٹیشن بھی۔ تو وہ ڈی لمیٹیشن انہوں نے پہلے کرنے کو کہی ہے اور الیکشن بعد میں کرنے کو کہے، تو یہ کنسنسس تھا پورے پاکستان کا، جس میں پچھلی حکومت میں کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس ایشو پہ کنسنسس ڈیولپ کیا، اور سارے وزراء اعلیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا۔ وزیر اعظم صاحب کی بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے ٹو آل دا سیکورٹی فورسز، ٹو آل دوز ہو ہیو مینڈیٹ اگینسٹ اسمگلنگ، ان سب کو بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ یہ اسمگلنگ کی وجہ سے ہمارا ملک بلیڈ کر رہا ہے، اور ہم یہ بلیڈنگ ہونے نہیں دیں گے، ہم سختی سے نپٹیں گے، اور کسی قسم کی اسمگلنگ بالخصوص جو چینی کی ہے، آٹے کی ہے، یوریا کی ہے، اور اس کے اوپر ANF اور باقی سورسز سے مل کے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کو روکیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ نیب نے نئی ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں برس 30 اگست تک 12 ریفرنس نیب عدالتوں سے منتقل ہوئے۔ فائدہ اٹھانے والوں میں آصف زرداری اور شاہد خاقان عباسی بھی شامل ہیں۔ نیب ترامیم سے کس کس کو فائدہ پہنچا؟ قومی احتساب بیورو نے سپریم کورٹ کو سب بتا دیا۔ نیب نے رواں سال فائدہ اٹھانے والوں کی رپورٹ جمع کرا دی۔ بتایا 30 اگست تک 12 ریفرنس نیب عدالتوں سے منتقل ہوئے۔ فائدہ اٹھانے والوں میں آصف زرداری اور شاہد خاقان عباسی بھی شامل ہیں۔ خورشید انور جمالی، منظور قادر کاکا اور انور مجید کے نیب مقدمات منتقل ہوئے۔ جعلی اکاؤنٹ کیس کے مرکزی ملزم حسین لوائی کا کیس بھی نیب کے دائرہ کار سے نکل گیا۔ رپورٹ کے مطابق احتساب عدالت نے آصف زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس واپس کر دیا۔ اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کے خلاف نیب کیس بھی عدالت سے واپس ہو گئے۔ رواں سال مجموعی طور پر 22 مقدمات احتساب عدالتوں سے واپس ہوئے۔ ترامیم کی روشنی میں 25 مقدمات دیگر فورمز کو منتقل کر دیے گئے۔ ناظرین، صدارتی معافی کی طرح نیب سے معافیاں دی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بدنیت لوگوں کے ہاتھ میں اتھارٹی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی افراد کے پاس منشیات اور دیگر ذرائع سے حاصل داغدار پیسہ ہے، جبکہ داغدار پیسے کا تحفظ کر کے بہت سے لوگوں کو بچایا بھی جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ منصفانہ اور فیئر معاشرہ قائم کرے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ریاست نے یقینی بنانا ہے کہ مجرمان آزادانہ گھومیں اور معاشی مواقع چھیننے سے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ معیشت کے شعبے کو سیاسی طاقتوروں کے لیے محض مختص کر دیا گیا ہے، جبکہ منصور حقوق کے براہ راست تعلق کا سوال اٹھا رہے ہیں۔ بہت سے بنیادی حقوق نیب ترامیم سے متاثر ہو رہے ہیں، اور لوگ اپنے نمائندے کسی مقصد سے منتخب کرتے ہیں، وہ مقصد آئین میں ہے۔ پیٹرول کتنا مہنگا؟
اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی بھی ٹرپل سینچری مکمل ہو چکی ہے، جبکہ فی لیٹر قیمت 305 روپے 36 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 18 روپے 44 پیسے بڑھ کر 311 روپے 84 پیسے فی لیٹر ہو چکا ہے۔ پیٹرول پر لیوی 5 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، قیمت 14 روپے 91 پیسے مزید بڑھ گئی۔ فی لیٹر پیٹرول 305 روپے 36 پیسے کا ہو گیا۔ غریب آدمی پہلے ہی مہنگائی سے مرا پڑا ہے، تو اب یہ 15 روپے اور پیٹرول بڑھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کو یہ بالکل ہی فنا کرنے پہ آ گئے ہیں۔ 10 روپے 20 روپے تیل بڑھاتے ہیں، ابھی رات کو 15 روپے بڑھا دیے ہیں۔ مشکل سے مشکل ہو رہی ہے جی زندگی، مہنگائی، بجلی کے بل اور یہ پیٹرول، انہوں نے جو ہے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 18 روپے 44 پیسے مہنگا کر دیا گیا، نئی قیمت 311 روپے 84 پیسے مقرر۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ IMF کی ایک اور شرط پوری۔ سمجھ ہی نہیں پڑتی، رات کو 100 بورڈ ہو 14 روپے 15 روپے مہنگا، تو یہ غریب آدمی کدھر جائے، خودکشی کر لے۔ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ یہ ابھی بجلی کے لیے لوگ احتجاج کریں کہ پیٹرول کے لیے کریں۔ حکومت نے فی لیٹر پیٹرول پر لیوی کی پوری شرح عائد کر دی۔ پیٹرول پر لیوی 55 سے بڑھ کر 60 روپے ہو گئی۔ بجٹ میں لیوی بڑھانے کی منظوری دی گئی تھی۔ ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول 305 روپے 36 پیسے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ اسے جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے صلاح الدین سے۔ جی صلاح الدین، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے باعث جو ہم دیکھ رہے ہیں شہریوں میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے ان کا گھر کا بجٹ جو ہے اس سے متاثر ہوا، اور جو ہے وہ اب یہ پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس میں وہ کس طرح جو ہے گزارا کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو قبر میں سے ہمارے کفن نکال لیں، یہ سمجھانا جس طرح سے غریب آدمی ابھی 120 روپے کا ہم ڈلواتے تھے، ابھی 150 روپے کا ڈلوا رہے ہیں 48 اب مجھے بتا کہاں کیا کریں گے؟ یہ تو ہمارا بجٹ نظام پورا خراب ہو کے رہ گیا، ہم لوگ کہاں سے پورا کریں گے یہ بتائیں آپ؟ معمولی تنخواہ والا کیا کرے گا؟ آٹا بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی، چینی 180 روپے کلو بک رہی ہے یہاں پر۔ سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس سے روزمرہ کی جو ضروری اشیاء ہے ان پر بھی کافی فرق پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کا جو گھر کا بجٹ ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ صلاح الدین، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ اور ناظرین، کوئٹہ کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے دانش مراد ایک شہری کے ساتھ موجود ہیں جن کے موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ شہری کا کہنا ہے کیا ہے، مزید بات کر لیتے ہیں دانش سے۔ دانش، بتائیے کیا مشکلات ہیں اور اس شہری کا کیا کہنا ہے جس کی موٹر سائیکل کے پیٹرول ختم ہو چکا ہے؟ کوئٹہ کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایک شہری بھی موجود ہے میرے ساتھ، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، چونکہ وہ یہاں پر پیٹرول بھرنے کے لیے پیدل جا رہے تھے، ان کی پیٹرول ختم ہو گیا۔ کیا کہیں گے سر؟ سر پیٹرول ختم ہوا ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ سر ہم لوگ کا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی بھی کہاں سے پیدل چل رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسے نہیں تھا کہ اس میں پیٹرول بھرے۔ پہلے مہنگائی اتنا زیادہ ہے، چینی کو دیکھو 200 روپے کلو تک پہنچ گئے۔ غریب یہاں کھا کر ہم لوگ خودکشی پہ مجبور ہو گئے، نہ روزگار ہے نہ کچھ ہے۔ اس علاقے میں ایسا حال ہے، ہم لوگوں کو اللہ کو پتہ ہے، ہم لوگ کو پتہ ہے۔ یہ شہری موجود تھے، یہ یہاں سے دانش مراد، بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے، سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ منگل کو اٹارنی جنرل دلائل دیں گے۔ سیاسی طور پر مضبوط ہونا کا لائسنس بن چکا ہے۔ عوام نے ارکان کو ملک کے آئین کے مطابق چلانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی ذوالقرنین۔ بنیادی طور پر 51ویں سماعت تھی نیب ترمیمی کیس کی، جو اب منگل 5 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے خواجہ حارث جو چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر جو نیب ترمیم ہے براہ راست تو بنیادی حقوق سے متصادم نظر نہیں آ رہی، اس میں بنیادی حقوق کو تراش کر نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے گورننس کے معاملے کو اٹھایا ہو، جب گورننس پوری ہو اس سے بنیادی حقوق عوام کے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अमन सजाई साजात का मामला पूरी दुनिया में इंतहाई रेयर ही होता है कि कहीं उठाया जाए। ज्यादातर तो डायरेक्ट जो करप्शन के एविडेंस है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो मुआशी अपॉर्चुनिटीज हैं वो खत्म होने की वजह से लोग पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करते जा रहे हैं और जो नई इंडस्ट्री है वो भी नहीं चल रही। सिर्फ और सिर्फ जो अब अपनी बका के लिए रह गया कि सियासी तौर पर अगर आप मजबूत हों तो आपकी बका बरकरार रहेगी। इस हवाले से ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि अदालत बुनियादी हकूक के मामले को आर्टिकल 9, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 के तनाजुर में देखे तो हमारा केस काफी मजबूत बनेगा। अब जो दोनों फरीकैन के वकला हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस और हुकूमत के वकील मखदूम अली खान, इन दोनों के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब मंगल को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने दलाइल दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस का कहना था आधा घंटा इस नुक्ते पर कानून क्योंकि चैलेंज हुआ तो जरूरी है कि अटॉर्नी जनरल की राय ली जाए, उनका मौका सुना जाएगा, जिसके बाद अदालत इस फैसले को कभी इम्कान है कि महफूज कर लेगी। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 48 घंटे में बिजली के बिलों पर रिलीफ देने का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। जो लोग सूरत हाल के जिम्मेदार हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क में कोई बहरान नहीं है, प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ऐसा नहीं है, विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद द पॉलिसी ऑल्सो। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पर भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, वो मिक्स है। जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक, एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए। और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो इंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन मोड में है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी द आंसर आई गॉट विच अगेन हैज़ बीन वेरीफाइड that they do not consume a single unit free. खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला, 9 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल हैं। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कौम के सपूत वतन पर निसार, बनू में बुज़दिल दहशत गर्दों का कारीवार। जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बम्बार ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 9 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया जबकि 5 जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। और आपको बताएं कि रानीपुर में पीर की हवेली से लापता होने वाली लड़की सना गोरमानी के मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सुहेल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। सना गोरमानी 2 साल कबल मुबैना तौर पर पीर की हवेली से लापता हुई थी। फातिमा कत्ल के इस मंजरेआम पर आने के बाद सना गोरमानी का मामला सामने आया, जिस पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया था। पीर की हवेली याकूबत खाना, कीमती जानों से खेलने वाले दरिंदे, कानून के शिकंजे में। सना गोरमानी के मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सुहेल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। 2 साल कबल पीर की हवेली से बच्ची लापता हुई थी। वालिद का कहना था कि हवेली में बार बार जाते रहे लेकिन बेटी से मिलने नहीं दिया गया। फातिमा की तरह सना को कत्ल करने का खदशा है। बच्ची के वालिद की अपील पर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेकर DIG को बाजियाबी का हुक्म दिया था। मकामी अदालत ने गुज़िश्ता रोज मरकजी मुलजिम असद शाह और सहूलतकार के रिमांड में 7 रोज की तौसी की थी। दरियाए सतलुज में सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। बहावल नगर में 1 लाख अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। पाकपतन, ओकाड़ा, मेलसी, बुरेवाला और कई दीगर इलाकों में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकपतन में बड़ा ज़रई रकबा भी तबाह हो गया, जबकि दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक के ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। मानसून बारिशें थम गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म है।
दरिया सतलज में सैलाब गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। मुतासरा कई शहरों में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। पाकपतन में सैलाबी रेलों से शदीद तबाही हुई, सैकड़ों बस्तियां सेरेआब हैं, ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हैं। बेरहम मौजों ने तैयार फसलें उछाल कर रख दी। सैलाब मुतासरीन मदद की फरियाद कर रहे हैं। बड़ा नुकसान हुआ है, आर्य जाना कौड़े पानी भूखे तस्से बावाइयां डूब गया, माल भूखे तस्से काट के ले गए। कसूर, ओकाड़ा, मेलसी, बोरेवाला और कई दीगर इलाकों में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। बाबल नगर में 1 लाख अफराद बेघर हुए। PDMA का कहना है 17 से 31 अगस्त के दौरान 40,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 108 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। और खबर है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू केसेस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों के दौरान 14 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 107 हो गई है। इस्लामाबाद में डेंगू के वार, दर्जनों शहरी बीमार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान 14 नए केसेस रिपोर्ट। देही इलाकों में 10 जबकि शहरी इलाकों में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा मरीजों की तादाद 107 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक रवां सीजन के दौरान डेंगू से मुतासरा मरीजों में 72% मर्द जबकि 28% खवातीन हैं। देही इलाकों में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 72 जबकि शहरी इलाकों में 35% हो गई। मौसमी बरसात में फैसलाबाद में भी डेंगू केसेस में इजाफा हो चुका है। अब तक 57 केसेस सामने आ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फैसलाबाद के नुमाइंदे अवैस सतार से। अवैस सतार, बताइएगा फैसलाबाद में भी डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है? बरसात में फैसलाबाद में डेंगू वायरस ने सर उठाना शुरू कर दिया और अब तक फैसलाबाद ज़िले में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 57 हो चुकी है। इस पूरे सीज़न के अंदर अगस्त के अगर महीने की बात करें तो अगस्त में तकरीबन 30 के करीब जो मरीज़ हैं ये डेंगू वायरस से मुतासर होकर अस्पतालों में पहुंची हैं। ये रिपोर्ट एक गवर्नमेंट की जानिब से जारी की गई है अगस्त के महीने के गुज़श्ता महीने की, जिसके अंदर ये तकरीबन तमाम मरीज़ डेंगू वायरस से मुतासर हुए हैं और इनको शहर के जो 2 बड़े अलाइड और सिविल अस्पताल हैं यहाँ पर इनके जो इलाज है वो जारी है। दोनों बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम हो चुके हुए हैं और यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो डेंगू से मुतासरा मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। डेंगू मच्छर को मारने वाला जो स्प्रे है वो भी किया जा रहा है ताकि इस मच्छर के अफैश को रोका जा सके। कराची में आशोक चश्म के केसेस में इजाफा, शहरियों की बड़ी तादाद मुतासर हो रही है। अब्बासी शहीद अस्पताल के सरबराह शोबा इमराज चश्म डॉक्टर उस्मा फसी का क्या कहना है, जानते हैं कराची से नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम। शहर कायद में आशोब चश्म के केसेस में दिन ब दिन इजाफा जारी है। आंखों से पानी आना, आंखों का सुर्ख हो जाना और आंखों में रतूबत और उसके साथ साथ खारिश और तकलीफ होना जो है उन आशोब चश्म के अलामात में जो है उन्हें शुमार किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ अब्बासी शहीद अस्पताल के अमराज चश्म की सरबराह डॉक्टर उस्मा फसी मौजूद हैं। आपसे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास देखें वैसे तो सभी एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं अपने अलामात लेकर, लेकिन बच्चे और बूढ़े ज़्यादा मुतासर हैं क्योंकि तो मुदाफ़त कंपैरेटिवली कम होती है। बचने के लिए ये कर सकते हैं कि हाथ फ्रिक्वेंटली धोने चाहिए और जिनको हो जाए वो पब्लिक प्लेसेस में जाने से एहतियात करें, घर पे रहें, चश्मे का इस्तेमाल करें क्योंकि रोशनी थोड़ा छुपती है और साफ़ टिशू पेपर या रुई उबाल के ठंडा करके उससे आँख को साफ़ करें और उसको फिर ज़ाया कर देना चाहिए। यकीनन इलाज से बेहतर जो है वो एहतियात है। शहरियों से यही हिदायत की जा रही है कि आशुब चश्म से बचने के लिए जो है वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, हाथ बार बार धोएं और उसके साथ साथ जो है अगर कोई मरीज़ मुतासर हो चुका है इससे तो मुतासरा मरीज़ का तौलिया और उसके साथ साथ उसकी जो मरियम बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और कराची में डकैत बेलगाम, अजीज़ाबाद में डकैती की वारदात नाकाम, शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। निश्तर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरंगी और मच्छर कॉलोनी में डकैती मजामत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची में लुटेरे बेलगाम, 2 अफराद जख्मी, शहरी ने डाकू ढेर कर दिया। अजीजाबाद में कार सवारों को लूटने की कोशिश नाकाम, मोटरसाइकिल पर सवार 2 लुटेरे दूध की दुकान पर खड़ी कार के करीब पहुंचे। एक लुटेरे ने जैसे ही ड्राइवर को पिस्तौल दिखाई जिसका जवाब उसे गोलियों की सूरत में मिला, लुटेरा मौके पर ही ढेर हो गया। दूसरा लुटेरा जान बचाकर भाग निकला। CCTV कैमरे ने पूरा वाकया रिकॉर्ड कर लिया। निश्तर रोड पर पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए।
मुसलमान के कब्जे से असला, लूटा हुआ सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कोरंगी सिया कॉलोनी में तौहीदिया मस्जिद के करीब फायरिंग से नौजवान जख्मी, शनाख्त काशिफ के नाम से हुई है। माड़ीपुर रोड मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। और आपको बताएं कि जड़ावाला में गिरजाघरों और मुतासरा रिहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी है। बिजली और गैस के कनेक्शंस बहाल कर दिए गए हैं। मुतासरा खानदानों में राशन और कपड़ों की तकसीम भी की गई। मसीही बरादरी का कहना था कि इतने कम अरसे में गिरजाघरों की मरम्मत और बहाली एक अहसन इक़दाम है। जड़ावाला में मुतासरीन की बहाली का काम जारी। मुतासरा खानदानों में राशन और कपड़ों की तकसीम। जड़ावाला में गिरजा घरों और मुतासरा रिहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी। बिजली और गैस के कनेक्शंस बहाल कर दिए गए। मुतादिद मुतासरीन में राशन और कपड़ों की तकसीम भी जारी है। मसीही बरादरी का कहना है कि इतने कम अरसे में गिरजा घरों की मुरम्मत और बहाली एक अहसन इक़दाम है। इस बहाली के काम का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, रियासत का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है और हमें 20 लाख का चेक भी मिला हुआ है और सर खाना भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। हम मुस्लिम बरादरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अमन और इत्तेहाद से रहते हैं। इस इत्तेहाद को दुश्मन नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता रहता है। नाज़रीन, सी व्यू पर पिकनिक के लिए आए शहरियों की जीप फंस गई। जीप पानी में उतारने के बायस मिट्टी में धंस गई, जबकि 4 अफराद को निकाल लिया गया। गाड़ी को निकालने के लिए ट्रैक्टर तलब कर लिया गया है। आगाह करें आपको, सी व्यू पर पिकनिक के लिए आए शहरियों की जीप फंस गई और जीप पानी में उतारने के बायस मिट्टी में धंस गई थी। जीप में सवार अफराद को निकाल लिया गया है। गाड़ी को निकालने के लिए ट्रैक्टर भी तलब कर लिया गया है। यह वाक़या पेश आया है, सी व्यू पर पिकनिक के लिए आए शहरियों की जीप फंस गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि आज सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी है। उनकी अजीम कुर्बानी और पाकिस्तान से गैर मशरूत मोहब्बत पर हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हम भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो उनकी कब्र तक अहले खाना को रसाई दे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कीनिया का दौरा करेंगे, जहाँ वो माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से तकरीबात में शिरकत करेंगे। Second death anniversary of the iconic Kashmiri leader Sayyid Ali Shah Gilani. He breathed his last in a long-drawn house arrest on the 1st of September 2021. In a horrific act, his dead body was snatched by the Indian occupation forces from his family and hurriedly buried in a graveyard in the absence of his family and friends. Family and friends were not allowed to pay their final respects or bury him in a graveyard of his choice. Sayyid Ali Shah Gilani was a true voice and face of the Kashmiri struggle for their rights and freedom. Today we pay rich tribute to his lifelong dedication for justice and freedom and reaffirm our support to the people of illegally कश्मीर पर भारतीय साम्राज्य कब्जे के खिलाफ मुजाहमत के लंबरदार हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर में रैलियां और तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद से बिशारत मुगल। जी बिशारत। बिल्कुल, बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी की आज दूसरी बरसी आज़ाद कश्मीर भर में मनाई जा रही है। जलसे, जुलूस, रैलियां और तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है और अली गिलानी की जो खिदमात है उसको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आज दूसरी बरसी है, क्या कहेंगे इस मौके पे आप? आज यहाँ मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक में सारी मुजाहिदीन और इंसार यहाँ पे जमा हो के आज दूसरी बरसी पे जहाँ हम उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। जी बशारत, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर। नाजरीन, पाक भारत टाकरा कौमी टीम आज स्टेडियम में ट्रेनिंग मशकें करेगी, जबकि इंडिया पाकिस्तान मैच की टिकट नायाब हो गए हैं। एजाज वसीम बाकरी इस वक्त श्रीलंकन के शहरी कैंडी में मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी एजाज, बताइएगा आज पाकिस्तान का ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है? शहर कैंडी में मौजूद हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज अपना पहला ट्रेनिंग सेशन करने जा रही है, क्योंकि कल पाकिस्तान और भारत का
यहाँ बड़ा टाकरा है पालीकेले स्टेडियम के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज 4 बजे ट्रेनिंग करेगी, जबकि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 12:30 यहाँ लोकल टाइम के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और दोनों टीमें 3-3 घंटे का बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।